हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल। तो पिछले वीडियो में हम चार्ज के बारे में बात किए थे, जिसमें से हम आपको किसी बॉडी को चार्ज करने के तरीके बारे में बता रहे थे, जिसमें से एक तरीका हो गया था चार्जिंग बाई कंडक्शन, मतलब स्पर्श द्वारा आवेशन। किसी चार्ज बॉडी में अनचार्ज बॉडी को टच करा देंगे तो जो पहले अनचार्ज बॉडी रहेगी वो भी चार्ज हो जाएगी, और दोनों में चार्ज बराबर होता है। ये किस पर डिपेंड करता है? ये बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड करता है, शेप पर और साइज पर डिपेंड करता है। अब आज की वीडियो हम देखेंगे चार्ज के बारे में, आगे पढ़ेंगे और हो सकता है इसमें कूलाम्स लॉ भी हम पढ़ाएं। तो आइए देखते हैं। तो आज का टॉपिक है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसकी हिंदी होती है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए, अब इसमें क्या होता है? इसमें मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, इसमें निगेटिवली चार्ज है। एक अनचार्ज बॉडी ले लेते हैं ये। अब इस चार्ज बॉडी को जब इसके पास लाएंगे तो आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज को रिपल करता है। ये अनचार्ज बॉडी है, ध्यान रखिए, ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है और ये आपकी अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की मात्रा समान होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समान मात्रा में होते हैं, जिससे कि दोनों मिलकर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उसमें नेट चार्ज कितना होता है? 0। ध्यान रखिएगा, अनचार्ज बॉडी में चार्ज 0 नहीं होता है, नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज कितना होता है? 0। अब आगे हम देखते हैं। अब जब इस निगेटिव चार्ज को इसके पास ले आएंगे तो ये निगेटिव चार्ज को रिपल कर देगा, तो निगेटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, ठीक। और पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और निगेटिव चार्ज रिपल होकर के उधर चला जाएगा। अब हम क्या किए, इस बॉडी से एक और अनचार्ज बॉडी का टच कर दिए। ये जब टच कर देंगे तो निगेटिव चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में चले जाएंगे। किस फोर्स से? ये जो चार्ज है ये इस पर फोर्स लगा रहा है, तो इस फोर्स से ये वाला चार्ज इस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाएगा, जिससे कि इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा, जिससे कि दोनों बॉडी, और कह सकते हैं कि तीनों बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? रिजल्ट ये निकलेगा कि तीनों बॉडी चार्ज हो जाएगी। ये तो पहले से ही चार्ज थे, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉडी, इसमें कौन सा चार्ज आएगा? सॉरी, इसमें पॉजिटिव चार्ज बचेगा और इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, तो इस बॉडी में कौन सा चार्ज हो जाएगा? इसमें हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इस विधि को, इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम चलेंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, मतलब घर्षण द्वारा आवेशन। तो आइए उसको भी देख लेते हैं।
चलिए, तो अगली हेडिंग हम लोगों की है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसकी हिंदी क्या होगी? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि जैसे हम लोग दो बॉडी, मान लीजिए दो बॉडी है और दो बॉडी को खच 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 रगड़ दिए। जब रगड़ देंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी और वही काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में बदल जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा तो वो बोलेगा मैं तो चला, तो वो एक बॉडी से निकल कर दूसरे बॉडी में चला जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। हम दो बॉडी लिए, मान लीजिए एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, दोनों को आपस में रगड़ दिए तो ये हो गई जब रगड़ देंगे सॉरी इसको टच कराना है। जब इसको रगड़ देंगे तो ये क्या होगा, इसमें एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी एनर्जी पहले आएगी? जब रगड़ेंगे, मूवमेंट कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ही थर्मल एनर्जी में बदल जाएगी। और थर्मल एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन पाएगा तो बोलेगा मैं तो एनर्जी पा गया, मैं तो चला। क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु में के साथ क्यों बने रहते हैं? क्योंकि उसके पास उससे जाने के लिए, उससे बाहर जाने के लिए उसके पास पर्याप्त एनर्जी नहीं है। और जब हम लोग उसको एनर्जी दे देंगे तो वह एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में चला जाएगा, तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएंगे। जिस बॉडी में जाएगा वो बॉडी में कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी में इंटर करता है उस बॉडी में निगेटिव चार्ज हो जाता है। और जिस बॉडी से जाएगा उसमें कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो रिजल्ट इसका क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट होगा ये दोनों, मान लीजिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस बॉडी में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मटेरियल पर। जो बॉडी है उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है ये चार्ज किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा। ठीक है, अब आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे, ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या है, अब आइए देखते हैं। तो हेडिंग है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसकी हिंदी होती है आवेश का क्वांटीकरण। इसकी हिंदी होगी आवेश का क्वांटीकरण। मतलब इसमें चार्ज के बारे में आपको कुछ बताया जाएगा। तो अब देखते हैं आगे। पहला टॉपिक पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको समझाएंगे। तो द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently
independently ये होगा स्पेलिंग इंडिपेंडेंटली इज चेंज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब कुछ लोग प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश समझ नहीं आती है, हिंदी में बताया करिए, तो इसको हिंदी में बता रहे हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चेंज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी में सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज है। सबसे छोटा चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। चार्ज हम बताए थे आपको, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, और चार्ज को चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो जब चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाना होता है तो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सवार हो जाता है, चलो लेकर, तो चल देता है मुक्त मुक्त। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होगा? 1.6×10⁻⁻19 कूलम। इसका यही मतलब है। अब चलिए देखते हैं। दूसरा है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। टेंशन मत लीजिए, अगला जो भी लिखाया जाएगा आगे, प्रयास ये रहे हिंदी में अधिकतर में लिखाएं। इसको हम आपको लिखा रहे हैं तो हिंदी में बोल भी रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके उसमें देख सकते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, उसको कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए, तो चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन, यहाँ पे इन होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो किसी बॉडी में, ध्यान रखिएगा, या तो किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आना। ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। या तो दो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या तो किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। या तो कितने? 3 पॉजिटिव चार्ज, या तो 4 पॉजिटिव चार्ज, या तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए मतलब उसमें 5 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Ni प्लस Ni। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज आप जानते हैं। या अब ध्यान दीजिए, अब ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज के बारे में। अब देखिए नेगेटिव चार्ज, अगर -E लिखा हुआ है, किसी बॉडी में -C का चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर गया है। ठीक, या तो -2 ही होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ गए हैं, या -3 इलेक्ट्रॉन, या 4 इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे, या 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह क्या हो जाएगा आपका -Ne। ठीक, मतलब किसी भी बॉडी में या तो प्लस Ni चार्ज होंगे या तो -Ne चार्ज होगा।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ जाए इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब समझिए, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज की मात्रा रहेगी, जो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वो किसमें होगा, इंटीग्रल मतलब कि पूर्णांक होगा, वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो ऐसा नहीं है किसी बॉडी में 3/2 इलेक्ट्रॉन आवेश होगा, ऐसा नहीं है कि 5/2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, मतलब उसमें 2.5 इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और उसके साथ ये भी बताए थे कि सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क की भी खोज हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोग अपने फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटा पार्टिकल मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे डिवीजन के रूप में नहीं होगा, भिन्नात्मक रूप में चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकती है। ठीक, अब इन दोनों को अगर मिला दें हम लोग तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4e प्लस माइनस 5e, और ये डैश क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एनी। अब अगला सुनिए, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, और क्यू इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस एनी। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, ई है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो यहां हम लिख रहे हैं हियर क्यू इज चार्ज, हियर क्यू इज चार्ज, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n is number of electron and E is charge on इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहां फुल में लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। जो ई है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, यहाँ पे हम लिखे हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक बार फिर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा था स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली चेंज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये कह रहा है इसमें कि सबसे छोटा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पर होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और दूसरे में क्या कह रहा है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो पूर्णांक के रूप में होगी। मतलब या तो किसी बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या तो 6 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या 10 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, या करोड़ों, ऐसे इतना नहीं होता है, करोड़ों मिलियन की, सब बहुत छोटे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, करोड़ों मिलियन इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता होती है, 1000 में इलेक्ट्रॉन कमी अधिकता होती है। यहाँ तो समझाने के लिए आगे यानी भी लिखा हुआ है आपका। तो जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कमी होती है वो हमेशा पूर्णांक के रूप में रहेगी। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो चार्ज से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या किसी वस्तु को 9 इंटू 10⁻⁻20 कूलम का आवेश यहां माइनस लिख दे रहे हैं, आवेश दिया जा सकता है, दिया जा सकता है
तो आइए देख लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके पहले हम बताए थे आपको कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्णांक के रूप में आ जाएगी तो कि उतना आवेश किसी बॉडी को दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर n का मान पूर्णांक के रूप में आता है तब इतना चार्ज बॉडी को दिया जा सकता है, और अगर पूर्णांक के रूप में नहीं आता है तो इतना चार्ज बॉडी को नहीं दिया जा सकता। चलिए देख लेते हैं। तो अभी हम लोग फार्मूला बताए थे आपको कि Q इज इक्वल क्या होता है, प्लस माइनस एनी। वैसे प्लस माइनस का मतलब कोई भी सेफ नहीं है, प्लस माइनस मतलब है तो पॉजिटिव चार्ज होगा और या तो नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक, मेन है यानी। तो अगर आप इसमें प्लस माइनस हटा देते हैं तो इसमें भी आपको सिंबल लेने की आवश्यकता नहीं है। या तो अगर आप चाहते हैं सिंबल लेना तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आगे। तो क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू यहाँ माइनस 9 इंटू 10 पावर माइनस 20 कूलाम, तो माइनस 9 इंटू 10 पावर माइनस 20 कूलाम इज इक्वल, अगर आप ले रहे हैं यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस लीजिए। चलिए देखते हैं। तो माइनस एन ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक, चलिए अब इसको करते हैं। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। यहां से एन का मान निकालेंगे तो एन का मान हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर माइनस 20 अपान 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। एन इज इक्वल, यहाँ पे आपका 20 है तो यहाँ 19 कट जाएगा, एक बचा हुआ है तो 9 इंटू 10 के पावर 1 अर्थात यहाँ पे 0.9 हो जाएगा। वन अब नीचे 1.6 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 9 अपान क्या हो गया 16। आइए तो कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो एन का मान किस में आ गया, बटा के रूप में। और जब बटा मतलब परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इतना आवेश किसी बॉडी को नहीं दिया जा सकता है। ठीक, एन का मान अगर अभी 50 आ जाता या 1000 आ जाता, 2000, 3000 तब तो सही था, लेकिन यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में आ गया, पी अपान क्यू के रूप में, तो इसलिए इतना चार्ज किसी बॉडी को नहीं दिया जा सकता है। तो आप लिखेंगे क्या नीचे कि किसी बॉडी को -9 इंटू 10 पावर 20 कूलाम का चार्ज नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो आइए अब हम देख लेते हैं कूलाम्स लॉ, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कूलाम्स लॉ। हेडिंग करते हैं कूलाम्स लॉ, मतलब कूलाम का नियम। चलिए, अब कूलाम ने नियम क्या दिया, जैसे कि अभी आपको बता रहे थे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। अब कूलाम ने कहा कि बताओ कितना फोर्स लगाता है। इन्होंने सोचा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज है जिसका नाम है Q1 और दूसरा चार्ज है जिसका नाम क्या है Q2, और दोनों मान लीजिए यही चार्ज है ये, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल r। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो इन्होंने बताया कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। ध्यान रखिएगा, कूलाम्स लॉ जो बताए फोर्स दो चार्जों के बीच लगने वाले, और पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले बल को बताए हैं। जैसे आवेश का एक गोला हो, बड़ा चार्ज हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम कूलाम के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं निकाल सकते हैं। माना ये पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी, और Q1 ए पॉइंट पे रखा हुआ है, Q2 बी पॉइंट पे रखा हुआ है। अब चलिए देखते हैं, इन्होंने बताया कि आइए लिख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। दो स्थिर बिंदु
आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, वैसे बड़ा लिखा हूं, नियम बहुत छोटा ही है, अक्षर बड़े हो गए हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, ध्यान रखिए, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, ध्यान रखिएगा। नहीं आप सोचिए कि नियम जो आता है एक्सपेरिमेंटली आता है, एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो कूलाम ने निष्कर्ष निकाला उसको बता रहे हैं यहाँ पे। और ध्यान दीजिए, कूलाम ने अपना नियम जो था वो सन 1785 ईस्वी में दिया था, ठीक है, 1785 ईस्वी में। और ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस। ठीक, चलिए, इन्होंने क्या बताया, बोले कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मतलब एफ, यहाँ पे कुछ लोग एफ भी लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक में चार्ज का खेला होता है ना, वैसे चलिए ठीक है एफ ही लिखिए। तो यह जो होता है ये दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, मात्रा इसकी मात्रा कितनी है Q1, इसकी मात्रा कितनी है Q2, तो यहाँ पे मात्रा ले लेते हैं Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और जो बल होता है ये दोनों के बीच की दूरी r के, मतलब ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा कर दोगे तो r² का उल्टा क्या हो जाएगा 1/r², तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। हम लेते हैं समीकरण 1 और 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और क्या हो जाएगा 1/r²। ये हो गया Q1 Q2 इंटू 1/r²। ये हो जाएगा आगे आपके F प्रोपोर्शनल Q1
Q2 अपान आर स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, पूरी फिजिक्स में जहां भी प्रोपोर्शन हटेगा वहां इक्वल लग करके कांस्टेंट भी लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये के कांस्टेंट है और इस के की वैल्यू है, के की वैल्यू दी गई के इज इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पे एप्सिलॉन लिखिए, एप्सिलॉन था, इसको बोल ध्यान रखिएगा, ये एप्सिलॉन बोलेंगे, इसको भी लिखेंगे भी हम लोग। तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। के की वैल्यू क्या होगी 9 × 10 की पावर 9, और के को 1/4 एप्सिलॉन भी लिखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें रख देते हैं हम वैल्यू। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल 9 × 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान आर। ये हो गया हम लोगों का फार्मूला। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगता है 9 × 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 पावर 9 होती है। एप्सिलॉन नॉट तब होगा जब वैक्यूम होगा, मतलब दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम नहीं होगा, ठीक। तो और अगर कोई यहाँ पे के की वैल्यू केवल 1/4 एप्सिलॉन भी होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर वैक्यूम, मतलब निर्वात में। तो जो ये आपकी वैल्यू है के की 9 × 10 पावर 9, ये वैक्यूम के लिए है, और हर जगह के की वैल्यू क्या होगी 1/4 एप्सिलॉन। ये किसके लिए है फॉर मीडियम। मीडियम मतलब अगर आवेश जो है किसी मीडियम में रखा हो, वैसे यहाँ पे एयर भी ले सकते हैं। एयर का जो के का मान होता है, अगर दो चार्ज एयर में रखे हुए हैं तो वहां पे के का मान 9 × 10 पावर 9 ही होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो यहां भी लिख देंगे ये जो फार्मूला है किसके लिए है फॉर वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निर्वात के लिए। अब आगे देखते हैं, और यह फोर्स का मेन फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है 1/4 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ये मेन फार्मूला है, ठीक। फिर एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इज परमिटिविटी, थोड़ा इंक इसमें कम हो गई है, इंक हम डाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एप्सिलॉन जो है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी हिंदी क्या होगी, कुछ लोग हिंदी पीछे परेशान रहते हैं, तो ये है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, ये इसकी
हिंदी होती है। अब आइए देख लेते हैं आगे हम लोग कि एप्सिलॉन के जो एप्सिलॉन लिखा हुआ है ये तो ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? अभी हम यहाँ जो देखे हैं ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है, केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए हमें। तो अब देखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलिए देख लेते हैं। इसको आप लोग छाप लिए हो नहीं? छापे नहीं हो तो पॉज करके छाप लीजिए। चलिए यहां पे हम लोग देखे थे भी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ ये वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो यहाँ पे बताइए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? तो 1/9 × 10⁹ हो जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन नॉट वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई × 9 × 10⁹ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 1/पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 × 9 × 10⁹ अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 8.85 या 86 भी लिख सकते हैं, 86 भी होता है, इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिट। अब इसका हम चलते हैं डायमेंशन देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि एफ इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन भी आप कर सकते हैं, इंटू Q1 Q2/r²। ये फार्मूला आपका वैक्यूम के लिए है। कहीं कहीं पे स्मॉल एफ नहीं लिखते, कैपिटल एफ लिखते, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। कॉन्सेप्ट पकड़िए, ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट इसमें का क्या है, इस चैप्टर कोई भी फिजिक्स पूरी कॉन्सेप्ट पकड़िए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और यही दो चीज मेन है इसमें। तो यह फिज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन टू Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नॉट की बीमा चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 1/4 पाई इंटू क्या हो जाएगा F इंटू Q1 Q2/r²। अब आप जानते हैं कि डायमेंशन लेने के लिए जो कांस्टेंट होता है उसको छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे तो 1/, या 4 से 4 का डायमेंशन क्या होता है? एमेल्टिक पावर -2, इसको बच्चा जानता है, ठीक। इंटू क्यों आवेश, वैसे क्यों फार्मूला होता है आप लोग कक्षा 10 में पढ़े हैं। क्यू इक्वल होता है IT, और I यहाँ इलेक्ट्रिक करंट है, T टाइम है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन ले लें पढ़े A, और T का क्या हो जाएगा? T, तो ये हो जाएगा डायमेंशन AT। तो Q का डायमेंशन होता है AT, यहाँ डबल Q है Q1 Q2, तो यहाँ क्या हो जाएगा A² T², ठीक। या आप ऐसे कर सकते हैं A⁻2 T⁻2 अपान में हो जाएगा। अब यहाँ R डिस्टेंस, दूरी का डायमेंशन क्या होता है? L², तो ये हो जाएगा आपका M ऊपर जाएगा तो M⁻⁻1, L³ हो गया तो L⁻3 होगा, ऊपर जाएगा -3, और T⁻2 ऊपर जाएगा T⁻4, तो यहाँ T⁻4 हो जाएगा,
यहाँ पे क्या हो गया, 1 पावर 2, तो m माइनस 1 l पावर माइनस t पावर 4a स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। ठीक, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगला जो टॉपिक है कूलाम लॉ पे ही चलेगा। अगला वीडियो जो आपका है उसमें कूलाम लॉ के बारे में ही पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगर इस वीडियो में पूरा कूलाम लॉ के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।